हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो चैप्टर होने वाला है क्लास 9 सीबीएसई का कौन सा चैप्टर है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपके केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसमें हम क्या पढ़ेंगे मैम? बेटा हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और उनके रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कि उनका मास क्या होता है, साइज ऑफ द एटम क्या बोलते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे मिलते हैं। यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होने वाला है बेटा आपका ये, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई हमें पता तो था क्या बहुत टाइम पहले कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है? नहीं ना। तो कैसे पता चला? किन्होंने क्या बताया, क्या स्टेटमेंट्स दिए कि अच्छा ऐसे कुछ तो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सारी चीजें किसने बताई है ना? किसने बताई? तो पहले थे भाई महर्षि। कौन थे? महर्षि कनन। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया first of all he was an ancient philosopher. He proposed that matter is composed of tiny indivisible, यहां पे बड़ा invisible लिखा है, indivisible particles. Matters क्या it is composed of tiny indivisible particles. ठीक है? मतलब क्या मैम? इनडिविजिबल नाम से ही समझ में आता है क्या है। टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स मतलब क्या? उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते है ना, डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया था कि मैटर जो है, जो भी मैटर, बेटा हमने मैटर पढ़ रखा है ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब कुछ हो गया। तो वो जो मैटर है किससे बना हुआ है? छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है। तो वही इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था अणु या फिर परमाणु। क्या बोला था? परमाणु। मतलब आज के टाइम पे हम जिसे एटम्स बोलते, ही सेड कि जो भी पार्टिकल से मैटर बना हुआ है उनको हम बोलते हैं परमाणु। मतलब वो जो पार्टिकल्स है वो एकदम छोटू छोटू से है, इतने छोटे कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है? उनके बाद आए फकुदा कात्यायन। उन्होंने क्या बोला? ये भी इंडियन थे, वेरी प्राउड है ना, ये भी इंडियन थे। अनदर इंडियन फिलोसोफर सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स है भाई, ये जो छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स है वो कंबाइन करके अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं। ट्रू है ना, वेरी ट्रू। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं व्हाई इट इज ट्रू। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट्स पास किए थे दोज वर द कोर कि अच्छा ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उनसे भी छोटे वो जो पार्टिकल्स है वो डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर हम उनको। फिर आते हैं ये, इन्होंने बताया कि वो जो पार्टिकल्स है उनको हम जब मिलाएंगे ना, जब उनको कंबाइन करेंगे ना, तो हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर मिलेंगे। ठीक है? इनके बाद डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपिस, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए। ये थे भाई ग्रीक से, ग्रीक फिलोसोफर्स हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एटम्स। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है इनको हम बोलते हैं एटम्स, मीनिंग इंडिविजिबल पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट everything is made up of this small indestructible units, है ना। उन्होंने नाम दिया एटम्स। ये जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे छोटे हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स है। ठीक है? फिर आते हैं एंटोनी एल लेविसर। इन्होंने he laid the foundation of chemical sciences by establishing
टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज के टाइम पे भी हम लोग इनके जो लॉज है दोज वर सो इम्पॉर्टेंट कि पूरे केमिस्ट्री में उनका कोर लाइक इट वाज सो इम्पॉर्टेंट लॉज, है ना। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने दो लॉज दिए किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो हमें वो दो लॉज भी पढ़ने, बेटा बहुत सिंपल लॉज है, बहुत सिंपल सिंपल से लॉज है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक देयर आर सो इम्पोर्टेंट, है ना। क्या बताया उन्होंने, दीज आर टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तुम्हारे सिलेबस में टू इम्पोर्टेंट लॉज है, दीज आर दी टू इम्पोर्टेंट लॉज। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर मैटर। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो चलिए ये दोनों लॉज पढ़ते हैं। देखो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुनते ही समझ में आ रहा है, स्टिल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेविसर इन 1774 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर जो है बेटा क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन की बात करते हैं कि अच्छा ये जो रिएक्टेंट्स थे भाई उन्होंने रिएक्ट करके ये कुछ तो प्रोडक्ट्स बनाए, है ना, कुछ रिएक्टेंट्स है उनसे कुछ तो प्रोडक्ट्स बने, तो वो हम बताते हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स है उनका जो मास है वो इक्वल होगा टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसमें कोई भी जोलजाल नहीं होगा, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, उतना का उतना, ठीक है। देखो पढ़ो लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द reactants. There is no change in mass during a chemical reaction. Chemical reaction होगी तभी भी कोई change in mass नहीं होगा, है ना। देखो ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे पास ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, is giving C as a product, है ना। तो जो बेटा मास ऑफ C होगा, है ना, मास ऑफ C मतलब कार्बन वाला C नहीं है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, C क्या है, प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू मास ऑफ A प्लस बी। अभी बच्चे करते हैं मैम ए प्लस बी से इक्वल हुआ है, सिर्फ ए से इक्वल हुआ, बेटा पूरे के पूरे जितने भी रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं उनका टोटल मास और जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनका टोटल मास वो इक्वल होगा। तो मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द क्या, प्रोडक्ट्स। क्लियर है, बस इतना ही लॉ है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, 100 grams of calcium carbonate is decomposed completely, then अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैसे मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है 56 ग्राम्स एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको जब ऐड करेंगे भाई 56 प्लस 44 आता है इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। मतलब कुछ चेंज हुआ क्या, यहाँ पे भी 100 ग्राम्स था, रिएक्टेंट्स भी 100 ग्राम थे और प्रोडक्ट्स भी कितना मिला, 100 ग्राम। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ही क्या कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है इट विल ऑलवेज 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 बी इक्वल टू
टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर जो मास हमें प्रोडक्ट्स में मिला, जो हमने रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उनका जो टोटल मास। हाँ बेटा, एक कुछ नहीं ऐसे फॉर्म नहीं करे कि यहाँ पे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होगा। नो, टोटल मास की बात हो रही है। किसके मास की? टोटल मास। जितना रिएक्टेंट्स का टोटल मास है उतना ही जब इनका टोटल करेंगे, प्रोडक्ट्स में जब टोटल करेंगे वो मिलेगा, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है, देखो देखो ये चीजें, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये इसमें रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, अभी रिएक्टेड नहीं है, अनरिएक्टेड है। जैसे ही हम इन्हें टिल्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी, है ना, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी, रिएक्शन में क्या होगा, जो A प्लस बी है, ये जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हमने टिल्ट किया, एक ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पे मास देखो सेम है, यहाँ पे जो हमारा सी बना एज अ प्रोडक्ट उसका मास भी सेम है ना। व्हेन यू एक्सपेक्ट, ये मीम देख लो, व्हेन यू एक्सपेक्ट मोर मास आफ्टर मिक्सिंग केमिकल की, अरे कुछ तो जोल जाल हो ही जाएगा, कुछ तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। बट भाई ऐसा कोई मजाक नहीं होता। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट टोटल मास स्टेज द सेम। भाई टोटल मास चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जितने रिएक्टेंट्स उतने प्रोडक्ट्स। नंबर नहीं हो रहा है बात बेटा, नंबर की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ लिख के आते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नो, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं बेटा ध्यान दो कि किसकी बात हो रही है। रट के जाओगे तो बिल्कुल 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 ही गलत लिख के आने वाले हो। समझ के जाओ कंसेप्ट्स को, ओके। बेटा देखो, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अभी पढ़ना है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना। व्हाट डज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सेज। और एक चीज बेटा, जब भी लॉ पूछते हैं ना, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट स्टेटमेंट दैट वाज गिवन एग्जैक्ट। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट दी है this is important. Law of conservation of mass means that in a chemical reaction total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. There is no change in mass during a chemical reaction. ये जो मैंने समझाया कि mass of product होता है equal to the mass of the reactant, ठीक है। ये स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी है, कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करना है। हमें अभी एक्सपेरिमेंट्स करने को, डिस्कवरीज करने को टाइम है ना। तो यहाँ पे भी दूसरी स्टेटमेंट है, किसके लिए? ये स्टेटमेंट है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या है देखो, इन अ केमिकल सब्सटेंस, the elements are always present in definite proportions by mass, है ना। जो मास होगा एलिमेंट्स का वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, दे वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, देखो यहाँ पे एग्जांपल, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। जब हम H2O की बात करें तो ये जो रेशियो आएगा इट इज ऑलवेज 1:8। ठीक है, ये आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो H का होता है मास 1/2, या भी अगर ऊपर से जा भी रहा है ना, ये होता है 16, ये होगा 2, H कितने हैं, तो ये हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है बेटा H2O, इसका रेशियो आता है 1:8 के इक्वल। ठीक है, ये क्या किया मैम समझ में नहीं आया, कोई नहीं, हमें यही पढ़ना है, ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, बस यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कैसे 1:8 आया। ठीक है, वाटर की जब हम बात करेंगे
तो रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8. वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, कहीं से भी पानी लाओ, आपके घर का पानी लाओ, है ना, बाजू वाले का लाओ, आपके फ्रेंड के घर का पानी लो, नाले का पानी लो, रिवर का पानी लो, कोई भी पानी ले लो, H2O is always combined in the ratio 1:8. उसमें कोई चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम स्प्लिट करेंगे, है ना, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर जब डिकम्पोज करेंगे तो हमें जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन मिलेगा वो कैसे होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 1 + 8 9 होगा ना. 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. मतलब हम बोलते हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कहीं से भी वो सैंपल कलेक्ट करो, नॉट ओनली वाटर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करो, इट वुड बी सेम, उसका कंपोजिशन सेम ही होगा. दैट इज वी मीन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. क्लियर है बेटा? देखो, एक बार जो मैंने रेशियो फिक्स कर दिया ना, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, है ना. एक बार रेशियो फिक्स हो गया कि वाटर का रेशियो यही आने वाला है, फिर उसके बाद तुम मुझे कहीं से भी लेके आओ, मैं उतना ही रहूंगा. आई एम वेरी डीट, मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ. ठीक है, दोनों लॉज क्लियर बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आई होप दोनों लॉज क्लियर है. ठीक है, देखो ये है डाल्टन. कौन है? डाल्टन. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms. डाल्टन ने क्या बोला? एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, मिक्सचर ले लो, सब कुछ ही स्मॉल स्मॉल छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. उनको नाम दिया क्या? नाम दिया एटम्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी उन्होंने कुछ तो पोस्टुलेट्स दिए थे. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऐसा हम पढ़ते हैं कि दिस आर द पोस्टुलेट्स स्टेटेड बाय हिम. उन्होंने क्या क्या बोला था? ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें बोली थी. देखो, पहले तो बोला था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना. सारे मैटर, जो भी मैटर है किससे बना हुआ है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम्स किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल रिएक्शन में. कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एटम्स विल बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन. एटम्स वो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो उस रिएक्शन में पार्ट लेंगे. ठीक है, ये क्लियर है. नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. हमने अभी अभी पढ़ा है ना, क्रिएट भी नहीं कर सकते मास. तो वो सेम चीज है, वो सेम चीज है कि एटम्स ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है बेटा जिनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और जिनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. एक एलिमेंट की बात करो, ठीक है, एक जो एलिमेंट है उसके एटम्स, उनका मास भी सेम, उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे. ऐसा नहीं है कि इसके एटम्स अलग 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 प्रॉपर्टीज शो करेंगे, अलग 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 मास शो करेंगे, ऐसा नहीं होगा. जो भी एलिमेंट दिया है उनके जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, उनमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनमें जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. हम लोग अगर अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, इसके जो एटम्स होंगे उनका मास डिफरेंट होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे. राइट, तो ये दोनों पॉइंट्स एक याद रख लिया तो दूसरा तो हो ही जाएगा. ये जो होंगे एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो आइडेंटिकल नहीं होंगे भाई, अलग अलग होंगे उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. मतलब क्या मैम? एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल numbers to form
फॉर्म कंपाउंड, जैसे कि वाटर की बात करें, अगर हम वाटर का एग्जांपल ले, इसमें जो हाइड्रोजन है बेटा, इसमें जो ऑक्सीजन है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, हाइड्रोजन हम ले रहे हैं 2.33, ऑक्सीजन ले रहे हैं 111.685, कभी भी नहीं लेंगे। आधा पौना कभी कंसिडर नहीं करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे? ओनली एंड ओनली होल नंबर्स, है ना, होल नंबर। ऐसा देखा है कभी H 0.12 O 1.55 ऐसा कभी भी देखा है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं होगा। कैसे होगा? दे विल ऑलवेज बी इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। हमेशा ही ये जो होगा H2O ले लो, H2SO4, कभी ऐसा देखा है H2.155, SO466.88, कुछ भी ऐसा देखा है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा ही होल नंबर्स में होंगे, ठीक है। द रिलेटिव ये नहीं होता, ठीक है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, ये दिया है, वरना बोलोगे मैम ने लिखा है H इक्वल्स टू 2.33, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। उसका जो नंबर है, उसका जो रिलेटिव नंबर होगा और जिस काइंड ऑफ एटम से वो बने हैं, वो हमेशा ही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई होप ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो है बेटा आपको क्लियर है। क्लियर है क्या? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या बेटा? थोड़े से भी अगर डाउट्स है, वो आप जैसे ही चैप्टर्स आगे आगे पढ़ोगे, ये चैप्टर जैसे आगे आगे कंटिन्यू होगा, तो ये H2O का मैम ने क्या किया था कैलकुलेशन वहां पे, वो तो समझ में ही नहीं आया, वैसे वो आपको समझ में आ जाएगा, इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी भाई उन्होंने इतने चौड़ से इतने सारे पोस्टुलेट्स दे तो दिए, है ना, बता तो दिया, बट नुक्स निकालने वाले तो पड़े हैं, है ना, कुछ ना कुछ बोल देंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं था, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही तो डिस्कवरीज होती है, वैसे ही तो साइंस आगे बढ़ रहा है। किसी ने कुछ बोला, ठीक है, उन्होंने बोला, बट फिर दूसरे साइंटिस्ट बोलेंगे आपने जो बोला ना भाई वो 100% करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब उसमें कुछ तो ड्रॉबैक्स है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे? क्या ड्रॉबैक्स थे? One of the major drawback of Dalton atomic theory क्या था? They were thought to be indivisible, which cannot be divided. We know that under special circumstances, atoms can be further divided into still smaller particles called electrons, protons and neutrons, है ना, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, है ना, प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होंगे? न्यूट्रल। ये चीज पढ़िए, मतलब जो एटम है उसके अंदर भी कुछ तो है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। सो एटम्स आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, है ना। कौन से 3 पार्टिकल्स? अभी अभी तो पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये फर्स्ट चीज जो डिसअप्रूव हो गई, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उन्होंने बोला था कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। हमने बाद में, आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब हमें पता है कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है भाई, इनडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ तो है जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये सबसे मेजर क्या था? ड्रॉबैक था। Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element have exactly the same masses, है ना। उन्होंने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था
all the atoms of an element have exactly the same masses. It is, however, now known that atoms of the same element can have slightly different masses. है ना, एक एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनमें स्लाइटली डिफरेंट मासेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के आइसोटोप्स, एलिमेंट तो सेम ही है बट C12 होता है, C13 एंड C14 ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है जिनमें एटम तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनके मासेस स्लाइटली डिफरेंट है. मतलब उनकी ये थ्योरी कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनके जो मासेस होंगे वो गलत, ये सेम ही होंगे, दैट इज डिसअप्रूव्ड, रॉन्ग हो गई. नेक्स्ट देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट atoms of different elements have different masses. It is, however, now known that even atoms of different elements can have the same masses. उन्होंने बोला था अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके मासेस डिफरेंट होंगे, बट अभी ये भी डिसअप्रूव हो गया. इन्हें हम बोलते बेटा आइसोबार्स. क्या बोलते हैं? आइसोबार्स. एलिमेंट्स तो अलग अलग है, एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम एलिमेंट तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, एलिमेंट तो अलग अलग है बट क्या सेम है, उनके जो मास है, उनका जो मास है दैट इज सेम. यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40. तो बेटा ये तीनों ऐसी चीजें थी जो इन्होंने बोली थी बट विद टाइम इट वाज प्रूवन टू बी रॉन्ग. नए नए डिस्कवरीज आए और ये जो थ्योरी थी पूरी की पूरी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उनका एफर्ट जो थे सारे वेन में गए, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये जो थे दिस आर दी ड्रॉबैक्स कि ये भाई ये कुछ चीजें थी ना भाई आपने थोड़ी सी गलत सी बता दी है. अभी थोड़ा थोड़ा ना अपडेट आ गया है, जैसे अपडेट आते रहते ना तो वैसे बेटा थोड़ा थोड़ा उनको बोला गया आप थोड़ा अपडेट आ गया है, ये सारी चीजें थोड़ी अपडेट हो गई है. आपने जो पॉइंट्स बोले थे ना, आपने जो स्टेटमेंट्स पास किए थे ना, थोड़े से गलत तो है और ये सारी चीजें बाद में प्रूव हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट देखो पढ़ने वाले हैं हम अबाउट एटम्स. किसके बारे में? एटम के बारे में. ये देख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिक से हम एक पूरा घर बना लेते हैं, पूरा महल बना सकते हैं, है ना. तो सेम वे में जस्ट एज दी हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इन द सेम वे ऑल द मैटर, जो भी मैटर है इज मेड अप ऑफ एटम. जो भी मैटर है बेटा किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स, उनको हम एटम्स बोलते हैं. दस एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम बोल सकते हैं ना एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर अराउंड अस. हमारे आजू बाजू कोई भी मैटर है, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, जो एटम्स है दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट मैटर. उनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट विल टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन, वो कौन सा होगा? दैट वुड बी एन एटम. मैम अभी तो याद हो गया, इतनी बार हमने यही सारी चीजें पढ़ ली, अभी तो ये चीज याद होगी कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट है और वो जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो टेक पार्ट करेगा. वो कौन सा होगा? इट वुड बी एन एटम. ओके, नेक्स्ट देखो, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. भाई पता है हमें, हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पता है हमें. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, है ना. जो भी एटम की साइज है वो हम उसके रेडियस से कैलकुलेट करते हैं, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. Radius of an atom. Atomic radius is measured in nanometers. Atomic radius किस में measure करते हैं भाई? हम nanometers में measure करते हैं. And 1 nanometer जो होता है बेटा it is equal to 1 into 10 raised to -9. ठीक है, 10 - 9 नहीं है बेटा, it is 1
इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? क्लियर है क्या? जो हम लोग जो साइज होती है एटम की बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय इट्स एटॉमिक रेडियस। तो वो जो एटॉमिक रेडियस है वो हम नैनोमीटर में पढ़ेंगे। तो वो जो नैनोमीटर है 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा? इट वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। क्लियर है बेटा? ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको रेफर करो। 10⁻⁹ नहीं है बेटा, वो 10⁻⁹ मीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ना। पीरियोडिक टेबल किस में हम लोग पीरियोडिक टेबल देखा है ना, देखा ही होगा। तो उसमें क्या है, क्या अरेंज किया हमने? एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो वो जो एलिमेंट्स है बेटा, अभी उनके नाम बार बार लिखने से अच्छा उन्होंने क्या बोला, ठीक है कुछ जो एलिमेंट्स है भाई उनको दे देते हैं हम सिंबल, उनको हम सिंबल्स दे देते हैं। तो डाल्टन जो थे यहाँ पे भी was the first scientist to use the symbols। उनका कितना कंट्रीब्यूशन है देखो, उन्होंने कितनी सारी डिस्कवरीज की, कितने सारे पोस्टुलेट्स दिए, कितनी सारी चीजें बताई, और इसकी वजह से हम आज केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं इजी हो जाती है। नहीं तो हर एक बार हम लिखते हैं क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नहीं ना, सिंबल। वो अलग बात है कि ये जो सिंबल्स अभी हम लोग इस वे में रेफर नहीं करते, वो अलग बात है। बट आइडिया तो दिया ना, आइडिया तो दिया कि ऐसा कर सकते हो तुम लोग। उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फास्फोरस को ऐसे, कॉपर को ऐसे, गोल्ड को ऐसे। देखो गोल्ड इतना मतलब वो है, उस टाइम पे भी उनको इतना पता है कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है, उन्होंने गोल्ड को एकदम सजा के देखो सारी चीजें उन्होंने, भले ही हम आज यूज नहीं करते। बेटा बोलोगे ये क्यों पढ़ाते हैं, बच्चे होते हैं क्यों पढ़ाते हो मैम ये सारे, अभी तो ये यूज ही नहीं करने वाले, अभी तो हम करते ही नहीं है यूज। बट बेटा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आइडिया किसको आया था, है ना, आइडिया आया था मिस्टर डाल्टन को। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट वे, है ना। एलिमेंट्स को हम शॉर्ट वे में, मतलब अगर किसी को बोलना है ना हाइड्रोजन, तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, उसके अंदर डॉट नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर डॉट है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। डाल्टन सिंबल फॉर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे और उस एटम को, एलिमेंट में जो एटम है उसको भी रिप्रेजेंट करते थे। तो बेटा ये जो चीजें हैं उन्होंने दी तो है, बट आज के टाइम पे हम फॉलो नहीं करते। अभी कार्बन ऑक्सीजन सेम है मैम? नहीं बेटा सेम नहीं है, सेम नहीं है। कार्बन जो है इट इज फिल्ड, ठीक है, कार्बन जो है इट इज फिल्ड, ऑक्सीजन जो है हॉलो है। ये है कार्बन, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैम ये लर्न करने पड़ेंगे क्या? मैम ये लर्न, क्वेश्चन आता है मैम आप पढ़ा तो रहे हो, ठीक है पढ़ा तो रहे हो, ठीक है समझ में भी आ रहा है, मैम ये लर्न करना पड़ेगा। सुनो, ये पूछेंगे नहीं कि चलो बताओ जो डाल्टन ने दिया था सल्फर कैसे दिया था, बताओ, ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो ये बस उन्होंने दिया था, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इसलिए तुम्हारे बुक में भी मेंशन है, मैंने भी मेंशन किया है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि सल्फर बताओ, सल्फर का क्या रिप्रेजेंटेशन था, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये डाल्टन ने जो दिया वो नहीं पूछेंगे। बट आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, वेरी स्मार्ट, आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे हम कैसे यूज करते हैं, स्टिल वी आर गोना स्टडी इट, ठीक है। Dalton symbol for elements were difficult to draw and inconvenient to use, है ना। पहली चीज आ जाती है difficult to draw और inconvenient। अगर हमें H2SO4 लिखना है आज के टाइम पे, हम जो H2SO4 इतना बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं, इतनी सारी चीजें, उसमें H2 है ना, S है, O4 है, तो वो उन सिंबल्स है। सोचो अगर ये सिंबल्स हम आज के टाइम पे यूज करते तो H2SO4, तो ये कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। तो वो हम कैसे करते, सो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना, इनकन्वीनियंट था यूज करना। और ड्रॉ करना भी हमारे जैसे जो होते हैं जिनकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, उनके लिए ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाता था। इट वॉज J.J. Berzelius ऑफ स्वीडन हु प्रपोज दैट द फर्स्ट लेटर, ये भाई इन्होंने दिमाग लगाया कि ठीक है वैसा नहीं कर सकते तो क्या हुआ,
वैसे नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम सिंपल वे निकालेंगे ना, इजी वे निकालेंगे कि ठीक है हम यूज कर सकते हैं। बट उन्होंने आइडिया तो उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सिंपल वे निकालते, रुको हम लोग है ना। He proposed that the first letter or the first letter and another letter of the name of an element is used as symbol। हम यूज करते हैं ना बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, H यूज करते हैं है ना। अगर नियॉन होगा, सोडियम होगा, तो क्या हम ऐसे एलिमेंट्स बनाते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, नहीं करते है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कि ठीक है उन्होंने बोला था फर्स्ट लेटर को यूज कर सकते हैं या फिर फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर को यूज कर सकते हैं। अभी अनदर लेटर कौन सा हो सकता है, सेकेंड लेटर भी हो सकता है, थर्ड लेटर भी हो सकता है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्या मैम हाइड्रोजन को HYD को हम लोग, हाइड्रोजन है तो हम H की जगह HD लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। जो है आप वही लिखोगे, जो है जो ऑलरेडी बन चुका है कि हाइड्रोजन को H ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे ही करना है। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, जो वहां पे लिखा था, ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम जो है एलिमेंट का, उसको कंसिडर करके हम फर्स्ट लेटर या और दूसरा लेटर कैसे लिखेंगे। द सिंबल ऑफ कार्बन इज C। कार्बन का सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर है। सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca है ना, कैल्शियम का क्या है, Ca, फर्स्ट लेटर एंड दी सेकेंड लेटर। द सिंबल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है, Cl। अभी इसमें तो सेकंड नहीं यूज किया हमने, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर यूज किया। सिंबल ऑफ कॉपर, इसमें तो फर्स्ट भी नहीं है, फर्स्ट तो है, इसमें सेकंड लेटर भी नहीं है, थर्ड लेटर भी नहीं है, तो कैसे नाम दिया, हमने बताया ना इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम भी यूज करते हैं। द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ इट्स लैटिन नेम क्यूप्रम। ठीक है, जो कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, उसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर हमने यूज किया टू गिव सिंबल ऑफ कॉपर। क्लियर है बेटा, यस मैम क्लियर है। ये तो सिंपल सा था, बहुत सिंपल सिंपल से फंडे हैं, बस आप थोड़ा ध्यान दे दो, बाकी चीजें तो आपकी ऐसे हो जाएगी है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत यूजफुल है इस स्टैंडर्ड में, अगले स्टैंडर्ड में, अगले के अगले स्टैंडर्ड में, सब जगह पे 12th तक और उसके बाद भी साइंस परस्यू कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो, one atom of hydrogen has a mass of 1.637 into 10 raised to minus 24 ग्राम और 0.00000 जितने भी जीरोस है 1673 ग्राम। हाँ मैम इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तो क्या ये लर्न करेंगे हम लोग, इतना तो ना करेंगे, नहीं नहीं दिया है ना, सिंपल सिंपल चीजें दी है। ठीक है, तो बेटा ये जो है प्रैक्टिकली इस वे में रिमेंबर करना वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर देखो और एक थ्योरी आती है, हम एक रेफरेंस एटम को कंसिडर करते हैं, एक रेफरेंस एटम को कंसिडर करते हैं। मैम वो क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे करते हैं, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं मैम मन में। देखो, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स, ये एग्जाम्पल्स है, इससे हम रिलेट करेंगे कि कैसे हम एटम का मास निकाल सकते हैं। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम, उनके पास वो जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होते 500 ग्राम 1 kg, ये जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, इमेजिन करो कि फ्रूट सेलर के पास वो वेट नहीं है। He takes a watermelon, दिमाग लगाते हैं भाई साहब, उन्होंने वाटरमेलन लिया एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, इसका जो मास है वो 12 यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो वाटरमेलन है 60 ग्राम का वाटरमेलन है। ठीक है बेटा,
मान लो कि कितने ग्राम का है, 60 ग्राम का है। उन्होंने बताया कि दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स के अगर हम इसके 12 टुकड़े करें, अगर 12 12 12 12 इसको हम अगर 12 पीसेस में कट करें तो क्या होगा? फिर देखो यहाँ पे 12 watermelon units or 12 fruit mass units, he makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon। देखो क्या हुआ, उन्होंने निकाले इसके 12 टुकड़े किए, फिर ये जो है इन्होंने एक जो फ्रूट उनको सेल करने थे, जो भी फ्रूट सेल करने थे, मानो कि ऑरेंजेस सेल करने थे, तो जो ऑरेंजेस है वो जब तक एक से इक्वल नहीं आते, तो अगर ये 60 है तो अगर 12 निकाले तो कितना होगा? ये 5 ग्राम है ना। मैम क्या क्या कर रहे हो, कर लो भाई, है ना। तो ये कितना होगा? 5 ग्राम। एक की वैल्यू कितनी है? 5 ग्राम। तो अगर हम इस हिसाब से, मतलब इसको हम मान के हम दूसरे फ्रूट्स का मास निकाल सकते हैं, इसको एज अ बेस मान के कि जब हमारे पास ये यूनिट्स नहीं है, प्रॉपर वेइंग यूनिट्स नहीं है, तो हमने किसको बेस माना? इसके हमने 12 टुकड़े किए और इसमें से एक टुकड़ा उठाया, वो मान लो ये कितने ग्राम का था? 5 ग्राम का। अगर और ज्यादा चाहिए हो गए तो 2 टुकड़े डालो, फिर और 3 स्लाइसेस डालो, 4 स्लाइसेस डालो। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये जब बैलेंस हो जाएंगे कि ठीक है इसका मास और इसका मास इक्वल हो गया है, तो आपको जितने फ्रूट्स चाहिए आप नाउ यू कैन टेक इट। तो इस हिसाब से हम करते हैं। इसमें यूज होता है बेटा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास। कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? रिलेटिव मास। मतलब इसके मास की मदद से हमने ये फ्रूट्स का मास निकाला और जितना हमें चाहिए था उतना हमने लिया। तो ये मास को हम बोलते हैं कि इसको हमने एज अ स्टैंडर्ड मास माना है ना। तो इसको हम इससे रिलेट करके हमने सारे कैलकुलेशंस किए, सारी चीजें इसको रिलेट करके समझी विथ अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, है ना। इस कंसेप्ट को बेटा बोलते हैं रिलेटिव मास। अभी मैम एटम में कैसे ऐसा होगा? हम वहां पे भी वाटरमेलन यूज करेंगे? नहीं, उसमें हमने एक रिलेटिव एटम को यूज किया कि वो एटम जिससे हम फाइंड आउट कर सके बाकी का मासेस। देखो किसको यूज किया था? वेरी वेरी फेमस कौन थे? कार्बन 12 भाई साहब। कार्बन 12 का जो एटम था उसको हमने कंसिडर किया था। इट हैज बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 का मास कैसे असाइन किया? एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 U, ये डेल्टन है, ठीक है। 1 U पता है ना, is defined as exactly 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। अगर हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट पता करना होगा तो इट इज किसके इक्वल होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ये हमने देखा था ना, कार्बन का ही आइसोटोप है। C12 किसका आइसोटोप है? कार्बन का आइसोटोप है। तो भाई जो एटॉमिक मासेस थे अलग अलग एलिमेंट्स के, कैसे डिटरमाइन करते थे हम? मास किसको रेफरेंस माना हमने? कार्बन 12 को, मास ऑफ C12 एटम। तो ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है, 1 AMU की बात हो रही है, इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन C12 एटम, ठीक है। The atomic masses of all other elements are determined by comparing the masses of their atom with the mass of carbon 12 atom। जैसे हमने यहाँ पे इसको माना था रेफरेंस, उसके हिसाब से बाकी के फ्रूट्स हमने लिए थे, खरीदे थे मैम, ठीक है। यहाँ पे जिसको हमने वाटरमेलन की एक स्लाइस को रेफरेंस मान के बाकी के फ्रूट्स मेजर किए थे, उनका वेट मेजर किया था, उसी सेम वे में हम कार्बन 12 को रेफरेंस मान के हम उनसे कंपेयर करेंगे बाकी के एटम्स को और उसका मास मेजर करेंगे। तो मतलब हमारे पास कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड यूनिट, बोलने ऐसे यूनिट नहीं बट स्टैंडर्ड है कि हमारे पास कार्बन 12 है, उससे हम मेजर कर सकते हैं बाकी का मास, ठीक है।
The relative mass of all other elements have been found with respect to an atom of carbon 12. बस वही लिखा है जो हमने बात की, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। सारे ही एलिमेंट्स का हम जब एटॉमिक मास फाइंड करते हैं किसको रेफरेंस मान के, कार्बन 12 को, कि इसके हिसाब से बताओ कि इसके हिसाब से कितना कम मास है, कार्बन 12 के हिसाब से कितना ज्यादा मास है, ऐसे करके हम फाइंड करते हैं। इसको हम बोलते हैं 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो देखो, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अभी एटम्स है, एकदम छोटे माइनर पार्टिकल्स हैं, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेंगे, है ना। हाउ वुड दे एग्जिस्ट, तो फर्स्ट होता है एटम्स ऑफ द सेम काइंड एग्जिस्ट एट एलिमेंट्स, है ना, H2O2, ये सारे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस O2, है ना, ये क्या है, इट इज अ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं, तो कैसे, एटम्स कैन बी बॉन्डेड विथ अदर एटम्स, या फिर एटम्स कैन बॉन्ड विथ अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम और एटम दोनों मिलके, दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल H2O, ये क्या है, मॉलिक्यूल। HCl क्या है, मॉलिक्यूल। H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स, बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन एटम, कितना ऑक्सीजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम, टू फॉर्म वाटर। वाटर बन रहा है। मॉलिक्यूल्स कैन कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकता है इन दी मॉलिक्यूल O2N2, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2O में H अलग है, O अलग है। हमने बोला था कि जो एलिमेंट है उसके एटम्स जो होंगे सेम होंगे, बट जो दूसरे एलिमेंट्स है उनके डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, तो फिर वो भी कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ H2H के साथ ही कंबाइन करेगा, O के साथ, हम किसी और के साथ कंबाइन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये दूसरी चीज, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस ऑल्सो, एलिमेंट्स के फॉर्म में, molecules के फॉर्म में, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आयंस। एटम्स कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। जैसे फेमस चीज, नमक खाया है, NaCl, है ना, तो NaCl जो है बेटा, Na इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इस Na जो है वो कैटायन होगा। मैम ये सब क्या बोल रहे हो, Cl जो है वो एनायन होगा। ये जो है बेटा हम पढ़ेंगे, आयंस की बात हो रही है इसलिए मैं इधर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सिर्फ थोड़ी सी चीज। NaCl जो है बेटा, इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो इसे हम जो एटम्स है वो आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, आयन के फॉर्म में। पूरा कंसेप्ट है, डोंट गेट हाइपर, डोंट गेट टेंस कि मैम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। वेट, पूरा कंसेप्ट है, आयंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट देखो मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, कोई भी बॉन्ड, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स। ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं, अभी नहीं। क्या पढ़ना है कि जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, किसके ग्रुप है, दे आर एटम्स, they are a combination of 2 or more atoms that are chemically bonded together। केमिकली एक साथ बॉन्ड हुए हैं, जैसे देखो भाई भाई, हम तुम भाई भाई चलो चले, है ना। तो जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुए, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या बनाता है, क्या बनाता है, H2O। भाई क्या है ये, H2O। तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है किसका है, H2O। मैम ऐसे होते हैं बेटा, ओनली रिप्रेजेंटेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है।
जो बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ एटम से भी बने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, ये है बेटा O2, ये है O2 मतलब ये O है और ये भी O है, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये O2 हो गया। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ले लो, तो ये क्या है H2, ये क्या है H2O, अलग अलग से बने हुए हैं ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ओके। जो एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम से O2 या फिर अलग अलग टाइप ऑफ एटम से भी बनते हैं। तो इसका एग्जांपल है H2O, ओके। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। The molecule of a compound contains 2 or more different types of atoms chemically combined together. For example, बेटा यही है, हाइड्रोजन क्लोराइड is a compound. The molecule of hydrogen chloride HCl contains 2 different types of atom, है ना, हाइड्रोजन का एक एटम एंड क्लोरीन का एक एटम, तो इससे क्या बनता है HCl। ये हमने जो पीछे एग्जांपल देखा था, ये दूसरा एग्जांपल है, हमने H2O देखा था, यहाँ पे HCl है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जहाँ पे HCl होगा इट वुड बी इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर है कि बेटा? ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी refers to the number of atoms present in a molecule of an element or compound। एक एलिमेंट में या फिर एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। कितने एटम्स प्रेजेंट है किसमें? मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट is indicated by writing number as a subscript on the right hand side bottom of the symbol। हम लिखते हैं ना H2O, तो ये जो है हम क्या है, इट इज वी आर राइटिंग इट ऑन राइट हैंड साइड, मतलब इसकी एटॉमिसिटी हम कैसे रेफर करेंगे? जो भी एलिमेंट है ना, जो भी सिंबल हमने लिखा, जो भी सिंबल हम लिखते हैं H2O HCl, वहां पे नहीं लिखते क्योंकि 1 है, H1Cl1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे H2O तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी जो एटॉमिसिटी है, एटम जो है दे कैन बी मोनो एटॉमिक, है ना, जो भी कंपाउंड या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं वो मोनो एटॉमिक हो सकते हैं। मतलब एटॉमिसिटी क्या है? 1 है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जो भी नोबल गैसेस है बेटा, जो भी नोबल इनर्ट है, नोबल गैसेस है, उनकी जो एटॉमिसिटी वो क्या है? 1 है। 1 एटॉमिसिटी मतलब क्या? एक ही एलिमेंट से एक ही टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हीलियम में, नियॉन में, आर्गॉन में, ठीक है। डाई एटॉमिक, जिसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, एटॉमिसिटी 2 होगी। तो O2 H2 N2 ये सारे क्या है? डाई एटॉमिक। यहाँ पे 2 एटम्स है इन अ मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 3 होगी। ओजोन O3 है ना, ओजोन जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग है अराउंड दी अर्थ, उस ओजोन की बात हो रही है, दैट इज O3, मतलब वो क्या है? इट इज ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब कितने? 4। टेट्रा मतलब 4। एग्जाम्पल फॉस्फोरस P4, ये क्या है? इट इज टेट्रा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक मतलब क्या? ऑक्टेन 8। ऑक्टा इज 8 मतलब 8। एग्जाम्पल क्या है? सल्फर S8, ठीक है। तो जब भी
एलिमेंट या फिर एलिमेंट कंपाउंड बनेंगे, जब भी कंपाउंड बनेंगे तब उनकी एटॉमिसिटी हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक ज्यादा। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट दिया है, यहाँ पे चार्ट दिया है, ये चार्ट यू हैव टू रिमेंबर, समझ में आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन है, सिंबल H है, एटॉमिसिटी 2 है, ये फिर मोनोवेलेंट होगा कि डाइवेलेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ऑक्सीजन जो है एटॉमिसिटी 2 है, नाइट्रोजन 2, फॉस्फोरस 4, सल्फर 8, हमने सब पीछे देख लिया था। और ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट जो है वो अभी मैंने स्किप किया बिकॉज आगे पढ़ेंगे। ये देखो बस एटॉमिसिटी देख लिया आपने कि एटॉमिसिटी कितनी होती है, हम वैलेंसी भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। हैव सम पेशेंस। ठीक है मैम, ये तो देख ले। तो ये देखो बेटा, जब आप रेफर करोगे ना तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। मैंने इसलिए एक साथ सब कुछ दे रखा है, सिंबल भी, एटॉमिसिटी भी और वैलेंसी भी। तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ये क्या है, ये होल्ड पे रखो। हमें अभी एटॉमिसिटी पढ़ रखा है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अभी आगे इसी चैप्टर में छोड़ूंगे नहीं जब तक आपका होता नहीं है, सो चिल रहो तुम लोग। ठीक है, जब तक होता नहीं है तब तक नो लीव। अभी देखो मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule. sum मतलब क्या? सम मतलब एडिशन। पता है ना बेटा? कुछ होते हैं नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम जब उनको ऐड करेंगे, किसको? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस को ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन, इसको भी हम बेटा AMU ऐसे रिप्रेजेंट करते है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ, इसके मैथ्स में पढ़ा होगा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें, है ना, तो H2O कैसे लिखेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 इंटू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। और क्या बोला है? इनका एडिशन किसके साथ? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो 16 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16, यह आता है इक्वल्स टू 18। कितना आता है? इक्वल्स टू 18। तो ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, आपको बस मास पता होना चाहिए किसका। इसका हाइड्रोजन का मास ये है, ऑक्सीजन का मास 16 है। तो इसको हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। ठीक है, H2O जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू टेक द सम ऑफ, सम लेना है, मतलब ही क्या करना है, एडिशन करना है। तो ऐसे बेसिक छोटी छोटी गलतियां नहीं करना। ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एटॉमिक मासेस दिया कुछ कॉमन एलिमेंट्स के, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, एल्यूमिनियम 26, सल्फर 32 एंड कॉपर 63। ये आप लर्न कर लेना, ये आप, आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न इट। ठीक है, लर्न करो, रिमेंबर करो। एग्जाम में दिया तो दे देंगे कि कार्बन का 12 होता है, नाउ कैलकुलेट नहीं दिया तो ये बेसिक्स है, इनसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, पूछ लेते हैं। तो ये अगर पता नहीं है तो वो इतना इजी कैलकुलेशन भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास ही नहीं पता, हाइड्रोजन का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है, यही नहीं पता तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। भाई डन, हमने पहले ही कर लिया, है, दिस इज डन। ठीक है, ये तो कर लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, कार्बन का कितना है, यहाँ पे देखो
कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1 है, देखो यहाँ पे दिया है ना बेटा, इतना नहीं करना, 008 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कार्बन का 12 कंसीडर करो, हाइड्रोजन का 1 कंसीडर करो, तो कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 12 इंटू 1, क्योंकि कार्बन, सुनो ये होमवर्क क्वेश्चन है, सुनो, कार्बन कितना होगा 12 इंटू 1 क्योंकि एक ही एटम है, हाइड्रोजन कितना होगा 1 इंटू 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 12 इंटू 1 करो प्लस H इंटू 4 करो, मतलब 1 इंटू 4 करो, ये तो डन हो गया। तो बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये करना होमवर्क में सॉल्व, राइट, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, जैसे हमने H2O कैलकुलेट किया वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है बेटा आयंस की, वाटर आयंस, मैंने बताया था ना, बताऊंगी, रुको रुको रुको, पेशेंस रखो, बारी आती है आयंस की। आयंस आर स्मॉल, ions are atoms or group of atoms that have gained or lost one electron or one or more electrons, giving the term a net electric charge, है ना। उनको जब वो जो भी, फॉर एग्जाम्पल हम Na की बात करें तो Na will lose one electron to form Na plus, तो कौन, जब एटम्स, जो एटम्स होंगे या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, कितने, एक ही क्या, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या फिर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, तो उन पे एक नेट चार्ज आएगा, चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर चार्ज नेगेटिव होगा, तो उनको हम क्या रेफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये है आयन, ये क्या बना हमारा आयन बना। तो बेसिकली हम आयंस को 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक है कैटायन, एक है एनायन, ठीक है, एक होते हैं बेटा कैटायंस, एक होते हैं एनायंस। देखो, a positively charged ion is known as cation, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होगा, कैटायन होगा, मतलब जो आयन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, जो आयन बना है विथ अ पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कैटायन बोलते हैं। ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस, किससे बना, बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एटम ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, लूज कर दिया, तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा कि कोई नहीं, दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक या फिर एक से ज्यादा, तो कौन सा चार्ज आएगा, तो आएगा बेटा negative charge. A cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom. For example, sodium atom loses one electron, यहाँ पे लिखा है मैंने, to form a sodium ion Na plus, which is a cation. तो हम इसे cation लिखेंगे, है ना, Na plus क्या है, आयन तो है बेटा, बट कौन सा टाइप ऑफ आयन है, कैटायन है, कैटायन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो हमने लिखा कैटायन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, एंड एनायन इज फॉर्म बाय द gain of one और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, जब भी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो उसे हम बोलते हैं एनायन, उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन का एटम है, इट विल गेन या फिर एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस, जब फॉर्म होगा, है ना, Cl है, वहां पे +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, इसको हमने बोला ये है भाई हमारा एनायन, क्या बना, एनायन। तो कंसेप्ट क्लियर है कि बेटा कैटायन और एनायन क्या है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसे हम बोलते हैं कैटायन, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उसे हम बोलते हैं
एनायन। क्लियर है? दोनों कंसेप्ट क्लियर है? आज के बाद लाइफ में कभी कैटायन और एनायन में कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन लर्निंग। बहुत अच्छे से समझो और फिर लर्न करो। समझ लिया तो लर्न करने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, लर्न करने की क्या ही जरूरत है, मतलब समझ लिया है ना। लिख सकते हो एग्जाम में, खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। वही है जो अभी अभी मैंने बताया, इतनी रिएक्शन है उसको खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। एटम जब लूज करेगा तो क्या होगा, कौन सा चार्ज लगेगा, उसे क्या बोलेंगे। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या होगा, कौन सा चार्ज लगेगा, उसे क्या बोलेंगे। बस उतना ही है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आयन समझ में आ गए क्या। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या और गेन करेंगे और उन पे एक नेट चार्ज आएगा, उनको हम बोलते हैं आयंस। मार्क इट एज अ डेफिनेशन ऑफ आयन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। कंपाउंड आयंस को पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। तो व्हाट आर सिंपल आयंस? दोज आयंस, है ना, दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम्स, एक ही एटम से बने हैं, आर कॉल्ड सिंपल आयंस। जो एक ही एटम के बने हैं, जो बहुत ही सिंपल है, जिनके बहुत तामझाम नहीं है, ओनली वन एटम से बने हैं, आर कॉल्ड सिंपल आयंस। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा Na+, इट इज अ सिंपल आयन बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सोडियम एटम, है ना। Na से बना हुआ है, एक ही सोडियम एटम है जिससे क्या बना है, Na+। सिमिलरली मैग्नीशियम आयन Mg2+ है, ठीक है, Mg2+, 2+ है तो ये फिर क्या कंपाउंड हो गया? नहीं, उसपे चार्ज, उसपे जो नेट चार्ज है वो चेंज हुआ है, बट जो एटम है वो तो एक ही है ना, एल्यूमिनियम Al3+। बेटा ऊपर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑक्साइड आयन O2-, क्लोराइड आयन Cl- आर ऑल दी सिंपल आयंस। ये कैसे आयंस है? बड़े ही सिंपल सिंपल वाले, है ना, जो सिर्फ एक ही एटम से बने हुए हैं। एक ही एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उससे जो आयन बनते हैं ओनली फ्रॉम वन एटम, वो सिंपल आयंस होते हैं। अभी बात करते हैं कंपाउंड आयंस की। Sorry, those ions which are formed from groups of joined atoms are called compound ions. जो joined atom से बने हैं उनको हम compound ions बोलते हैं, polyatomic ions. For example, ammonium ion NH4+, ऐसे लिखते हैं NH4+, है ना। ग्रुप से बना हुआ है, सिर्फ N नहीं है, सिर्फ H नहीं है, NH4 और उस पे चार्ज लगा है। इट इज अ कंपाउंड आयन विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बोनेट आयन CO3 2-, CO3 2-, सल्फेट आयन SO4 2-, ठीक है, एंड नाइट्रेट आयंस NO3- एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH-। इस पे बेटा चार्ज 1+ लग रहा है, 2+ लग रहा है, 2-, 3-2, कुछ भी लग रहा है, उससे हम रिलेट नहीं करेंगे ये सिंपल या कंपाउंड है। तो एग्जाम्पल लिख के आओगे कि अगर 1+ है और 1- है तो सिंपल, बाकी ज्यादा नंबर्स आ गए तो कंपाउंड। नहीं, दो जो ग्रुप ऑफ एटम से बने होते हैं वो होते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है डिफरेंस सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस? क्लियर है क्या? आयंस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ आयंस हमने देखे, कैटायंस और एनायंस। अनदर टाइप देखा, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। ठीक है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्ट करना भूल गई, एक सेकेंड। यहाँ पे ये NH4 चार्ज, उस पे एक 1+ ही चार्ज है, यहाँ पे NH4+ है। अभी देखो नाउ, अभी हाँ, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम कॉमन आयंस। ये कुछ कॉमन आयंस है जो आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। कौन से दिया है? देखो, सोडियम दिया है, क्लोराइड दिया है, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, एमोनियम, पोटेशियम,
मैग्नीशियम। कुछ सिंपल और कंपाउंड दोनों मिक्स है, सिंपल आयंस भी है, कंपाउंड आयंस भी है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज। क्यों वो आगे बताऊंगी, वाई वो हम आगे देखेंगे, बट हाँ ये आपको याद करने हैं ये सारे। ये जो एग्जांपल्स है बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे है, बट स्टिल ये रिफर करो, ये टेबल रेफर करो, इजी आपके लिए 18 लर्न करने हैं, दिन के 5-5 करोगे तो भी हो जाएंगे। बेसिक है, सिर्फ चार्जेस याद रखने हैं, बाकी तो पता है हमें, है ना। वो सारे पॉजिटिव साइड जितने भी पॉजिटिव है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगे वो सारे उस साइड ही है, यहाँ पे नेगेटिव वाले, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एटम्स क्यों कंबाइन करेंगे, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, उनको कंबाइन करने की क्या जरूरत है, व्हाई वुड दे कंबाइन, एटम्स कंबाइन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्हें चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइफ में सबको स्टेबल होना है ना, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, हमें एक स्टेबल लाइफ चाहिए, उसके लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि आगे जाके क्या, आगे जाके हम स्टेबल हो जाए। तो वही मेहनत, तो एटम्स क्यों मेहनत करेंगे, क्यों कंबाइन होंगे, क्योंकि उनको चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा उनका जो वैलेंस शेल है, देखो ये जो एटम है इसका जो वैलेंस शेल है, दे वुड ट्राई कि उनके वैलेंस शेल में क्या हो, या तो उनके वैलेंस शेल में ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट इज 8, मैंने पहले बताया था, ड्यूप्लेट इज 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके जो वैलेंस शेल है वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इफ they have to get stable, duplet मतलब हाइड्रोजन जो है हीलियम, they have their duplet complete, बाकी के जो है they would have their octet complete, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसा हमने NaCl का एग्जाम्पल देखा है ना, NaCl का अगर हम एग्जाम्पल ले तो Na क्या होता है, इट इज 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। Cl 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो भाई अभी इनको चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए, क्या चाहिए उनको कि हमें स्टेबल होना है, तो हम थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं। तो Na जो है ये क्या करेगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na पॉजिटिव, उस पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और Cl क्या करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cl नेगेटिव। अभी इनका कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 8 8। तो जब NaCl बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 8 एंड 2 8 8, है ना। तो ये क्या है, दिस इज नाउ स्टेबल। तो यूजुअली कैसे पढ़ लेते, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो समझ तो गए हो, एटम्स कंबाइन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यूजुअली बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल विद इलेक्ट्रॉन्स, कैसे स्टेबल होंगे, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते जाएंगे। दिस स्टेबिलिटी इज ऑफन अचीव बाय शेयरिंग, या तो शेयर करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, चल भाई आधा आधा बांट लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, ऐसा करके शेयरिंग कर लेंगे, या तो बोलेंगे ठीक है तू मेरा ले ले, तो बोलेंगे प्लीज थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ले लेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या फिर गेन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे फॉर फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स सच एज कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड्स। क्लियर है, बॉन्ड्स बनाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, या फिर मेटालिक बॉन्ड बनेंगे बाय शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या, क्यों कंबाइन करेंगे, मेन रीजन टू कंबाइन इज टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनके बाहर के शेल में उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कैसे भी करके देंगे,
या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, बट वी नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टू फॉर्म ऑक्टेट इन दी आउटर शेल, है ना, या फिर डुप्लेट भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो वैलेंसी, मैंने बताया था ना वहां पे कि वैलेंसी पढ़ेंगे हम, तो वैलेंसी क्या है? अभी अभी हमने आयंस पढ़े, रिलेट करना, अभी अभी हमने आयंस पढ़े, तो व्हाट इज वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट or shared by an atom of an element so as to achieve stability is called the valency of the element। जो भी एलिमेंट के जो एटम थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, लूज किए या फिर शेयर किए, उस टाइम पे उन पे जो चार्ज लगा, उन पे जो नेट चार्ज आया, उसी को हम बेटा वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी को और एक टर्म में रेफर करते हैं, जैसे कि वैलेंसी क्या होता है? Valency can also be said as the combining capacity of an element। combining capacity of element को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक है, मतलब आगे देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। The valency can be used to find out how the atoms of the element will combine with the atoms of other element to form क्या? compound, है ना। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करेगा? to form a कंपाउंड। हम विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी हम बनाएंगे कि किस इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, HCl कैसे बना, HCl, H2Cl क्यों नहीं बना, है ना, वैसे सब देखेंगे। देखो फॉर्मूला यूनिट मास, बेटा हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, इट इज सेम, बट ये हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ आयंस। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सेम हमने जैसे H2 मैंने आपको बताया करके, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ compound। We use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions, जिनके पास एटम्स नहीं बल्कि आयंस है, उसमें हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl as discussed above has a formula unit NaCl, उसके पास क्या है, हम क्या बोलते हैं, कैसा फॉर्मूला है उसका? NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? NaCl। इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज Na कितना है? 1, मास कितना है? 23, है ना। Cl कितना है? 1, मास कितना है? 35.5, कितना आया? 58.5। अभी हम अगर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करें ऑफ ZnO, तो Zn कितना है? 1 इंटू मास 65, है ना, प्लस क्या है? O कितना है? 16 इंटू 1 इंटू 16 लिख दो बेटा, 16 इंटू 1 लिख दो, सेम ही है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मूला यूनिट मास। क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? ये कैलकुलेट भी कर ही लो। ये क्या आएगा? 65 प्लस 16, ये आएगा कितना आया? 81। ओके ओके, क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास? जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया इन द सेम वे, बट फॉर्मूला यूनिट मास कब रेफर करेंगे हम? जब आयंस होंगे, फॉर एग्जांपल NaCl। क्लियर है? बस उतना डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो मैंने पहले दिया था, मैंने बताया था लर्न कर लेना, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक के थोड़े पेशेंस रख लो, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द चैप्टर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स और उनका कैसा कंपोजिशन है, ये हमने मैंने बताया था, याद कर लेना। ठीक है, ये याद करना। अभी देखो क्या रूल्स होने चाहिए, कुछ तो हम
कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे हैपेजेडली थोड़ी करेंगे, कुछ तो रूल्स होने चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, कहाँ पे वैलेंसी कहाँ पे शेयर होगी, कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, ये सब कुछ हमें यहाँ से पता चलेगा। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल। पहले तो वैलेंसीज बैलेंस होनी चाहिए, है ना, वैलेंसीज या फिर चार्जेस आयन पे बैलेंस होनी चाहिए, है ना। बेटा हमने देखा ना Na+, यही तो इसकी वैलेंसी, यही तो चार्ज है, तो वो बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब कंपाउंड में एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। पहले कौन लिखेंगे, मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, NaCl, ये जो भी है, ये जितने भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स आर रिटन ऑन दी राइट, है ना। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सारे राइट पे लिखे हैं, वेयर एज मेटल्स जो है CaS, iron and copper are metals and written on the left. Ca लेफ्ट में ऑक्सीजन, यहाँ पे Cu, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे, क्लियर है। मेटल्स कहाँ पे लिखेंगी, और लिखेंगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और आयंस कहाँ पे लिखेंगे, नॉन मेटल्स कहाँ पे लिखेंगे, ऑन दी राइट हैंड साइड, क्लियर है। ये याद रखो, लेफ्ट राइट वाली चीजें कंफ्यूज नहीं हो जाना। नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड पे, और जो मेटल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, पहला क्या था, चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। दूसरा हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कहां पे कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस, जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, द नंबर ऑफ आयंस, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ये सब देखा था ना, मतलब ज्यादा एटम्स जिसमें होंगे, पॉलीएटॉमिक होंगे। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलीएटॉमिक है तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, Mg, फिर OH जो है वो हमने लिखा ब्रैकेट में और फिर 2 लिखा, ठीक है, Mg ब्रैकेट में OH एंड देन 2, ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं एंड देन वी राइट इट। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल NaOH, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन में क्या है, इट इज ओनली 1, तो ब्रैकेट की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन सच केसेस। अभी देखो एग्जाम्पल्स, कि कैसे फॉर्म हुआ, कैसे HCl को हम HCl ही लिखते हैं, H2Cl नहीं लिखते। तो बेटा यहाँ पे काम आता है वैलेंसी का। किसका काम आता है यहाँ पे, वैलेंसी का। ये तो पता है ना, एक चीज हमें पता है कि मेटल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल क्या है, HCl है तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, क्लोरीन का Cl है। तो यहाँ पे फिर सिंपल इधर का उधर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस क्या करना है, क्रॉस में इसकी वैलेंसी इसको देनी है, इसकी वैलेंसी इसको देनी है, बस इधर का उधर उधर का इधर, बस इतना ही करना है, क्रॉस में देखना है। देखो पहले तो लिखो, सिंबल्स लिख लिया, फिर हमने वैलेंसी लिख ली, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, फिर ये क्लोरीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे लेके जाएगा, तो H1Cl1, ये नहीं करना, सीधा अगर दोनों में कॉमन है तो हम लोग कॉमनली HCl लिख सकते हैं, कॉमनली क्या लिख सकते हैं, HCl। तो ये हो गया फॉर्मूला HCl का, है ना। नेक्स्ट देखो, सेम वे में बेटा सारे एग्जांपल्स है डिफरेंट टाइप के, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन 1s
2, तो यहाँ पे S ये रह जाएगा, यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी इसको शेयर होगी, इसकी वैलेंसी ये लेके जाएगा, तो H2S है ना, इसकी वैलेंसी कौन लेके गया, H, तो H कितने हो गए 2, S की वैलेंसी कौन लेके गया, हाइड्रोजन, H की वैलेंसी कौन लेके गया, सल्फर, तो S की वैलेंसी क्या होगी 1, तो ये क्या हो गया H2S। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल ऑक्साइड का क्या, ऑक्सीजन का ओ, वैलेंसी कितनी है, इसलिए मैंने बोला था वैलेंसीज याद करना, वैलेंसी याद करना। यहाँ पे वो जो फर्स्ट टेबल था जहां पे मैंने बोला था कि रुक जाओ ये चीज अभी नहीं पढ़नी है, फिर हमने वैलेंसीज पढ़ ली ना। यहाँ पे बेटा तो यहाँ पे वैलेंसी क्लासिफिकेशन था, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, ये सब कुछ किसकी कितनी वैलेंसी है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। ये भी यहाँ पे लिख के लो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये जो वैलेंसीज है, ये जो वैलेंसीज है आपको लर्न करनी है। देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का क्या लिखा था 1 लिखा था, नाइट्रोजन का उसी केस में नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। तो ये वैलेंसीज मतलब ये चार्ट ओवर एंड ओवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिसिटी ले लो वैलेंसी क्लासिफिकेशन के पॉइंट से, और वो लर्न होगा तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का क्या है 3 प्लस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, तो क्या होगा ये 2 यहाँ पे एल्यूमिनियम लेके जाएगा तो Al2 हो जाएगा, देखो Al2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ये 3 प्लस लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O3 हो जाएगा, सिंपल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड डन, है ना। जो चीजें बेटा आपको लर्न करनी है वो तो लर्न करनी है ना, वो लर्न करोगे तो ये कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएगी। नेक्स्ट देखो कैल्शियम ऑक्साइड Ca 2 प्लस होगा, Ca की वैलेंसी 2 प्लस होगी, ऑक्सीजन की अगेन 2 माइनस होगी, बार बार देखो यहाँ पे ऑक्सीजन वापस रिपीट हुआ, ऑक्सीजन वहां पे भी था, याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। Ca2 प्लस ऑक्सीजन क्या क्या होगा 2 माइनस, है ना, तो ये जो 2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, ये कैल्शियम क्या लेके आएगा 2 माइनस, तो ये हो गया Ca2, है ना। ऑक्सीजन क्या लेके जाएगा 2 प्लस, तो ये हो गया O2। मैंने यहाँ पे भी बताया अगर H1C1 है कॉमन ले लो, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 2 रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा सिर्फ CaO, ठीक है, क्या हो गया CaO। ओके डन, चारों क्लियर है क्या बेटा, ये चारों तो बहुत सिंपल है, थोड़े कंसेप्ट आपको यहाँ पे अगर डिफिकल्ट जाएंगे तो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हमने जो देखा था पॉली, ये हो गए, ये देखो ये पॉइंट वापस से देख लो, यहाँ पे ये करने से पहले ये पॉइंट देख लो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, इन केस ऑफ व्हाट पॉलीएटॉमिक आयंस हम क्या करते हैं ब्रैकेट बनाते हैं, तो वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ठीक है, Ca कैल्शियम तो एक है, हाइड्रो ऑक्साइड ये पॉली एटॉमिक हो गया ना, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो Ca क्या लेके जाएगा, Ca के पास आ जाएगा ये 1, लिखने की जरूरत नहीं है। OH, जो OH है बेटा पॉली एटॉमिक है, हाइड्रो ऑक्साइड OH पॉली एटॉमिक है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल हो गया Ca। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे भी लिख लो, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो ना, CaOH2 डन, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज Na कार्बोनेट CO3, तो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होगी N की 1 प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे Na2 लेके जाएगा, है ना। यहाँ पे बस बेटा क्रॉस करना है, सिर्फ दोनों के नीचे उनके उनके वैलेंसेस लिखो, जस्ट क्रॉस करो एंड यू आर डन, बस उतना ही है। Na2 और यहाँ पे CO3 जो है यहाँ पे इसका बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत है क्या, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो बन गया Na2CO3, क्या बन गया Na2CO3। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम सल्फेट,
सॉरी, इट्स अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH4, उसकी वैलेंसी होगी 1+, हमने वहां पे भी देखा था, आगे देखा था, अमोनिया NH4 वैलेंसी 1+, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2-। अभी अमोनिया पॉलीएटॉमिक है, NH4 है ना, तो NH4 जो है बेटा, है ना, इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे। SO4 की वैलेंसी है 2-, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर SO4 तो ये 1 है, तो लिखने की जरूरत बिल्कुल है क्या, नहीं मैम, नहीं है लिखने की जरूरत, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यस इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें बेटा, ये इस पे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इस पे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये चीज बेसिकली, ये चीज को करने का सिंपल सा फंडा है, जितने भी वैलेंसीज है ये लर्न कर लो तुम लोग, वैलेंसीज पता होने चाहिए। इफ वैलेंसीज पता है तो बेसिकली क्या करना है, बस क्रॉस करना है, क्या करना है, ओनली क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका उधर इसका इधर, बस सिंपल से फंडे है बेटा, बहुत सिंपल है। अंडरस्टैंड करोगे तो सारे ही कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ये भी हो गया आपका लास्ट कंसेप्ट क्लियर, है ना। अभी ये जिन्होंने पहले लेक्चर्स अटेंड किया है, आई एम श्योर उनको पता है कि ये जब कार्टून्स आ जाते हैं मैम के लेक्चर में, तब होता है खतरा। खतरा मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारे लिए खतरा। व्हाट खतरा, ये सॉल्व करने पड़ेंगे भाई, हाँ करने तो पड़ेंगे। जब हमने पढ़ लिया है, चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया है, तो ये है बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चंस। ये है क्या, होमवर्क। एक की एक क्या नहीं, जिन्होंने पहले लेक्चर्स किए उनको पता है मैम एक की नहीं देते बेटा, जितने भी कंसेप्ट्स आपके यूज हुए, आज हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं, उसके बेसिस पे मैंने थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं। ये है आपके बेटा होमवर्क क्वेश्चंस, आपके लिए बेनिफिशियल है, सॉल्व कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल है, सॉल्व कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब क्या, हाँ भाई तीर तो मार लिया हमने, आ गया हमें, है ना, आ गया है। ये बेटा MCQ टाइप क्वेश्चन है, कोई थ्योरी टाइप क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। तो अभी जस्ट जैसे लेक्चर खत्म करो, ट्राई टू सॉल्व देम, सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपके NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये जो हमने फॉर्मूलाज बनाना सिखाया, फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाया, जो फॉर्मूला मास हमने देखा, मॉलिक्यूलर मास देखा, वो सारे कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करो, ताकि गड़बड़ ना हो। एग्जाम के टाइम पे होता किससे है ना, आ जाता है बट गड़बड़ हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो गड़बड़ ना हो, इसलिए ये सारी प्रैक्टिस कर लो। आई इंसिस्ट यू कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लो। अभी मैम ये आपने जो लिखा है, बच्चों को पता है कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, आपको बेटा नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इस चैप्टर के। क्लियर है, आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर है, सारे कंसेप्ट्स करवा दिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक के ले लो, MCQ क्वेश्चंस ले लो, तो कंसेप्ट्स क्लियर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपका ये चैप्टर डन 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 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, चैप्टर क्लियर है। नाउ आई विल टेक योर लीव, बाय बाय एंड यस रिमेंबर टू स्टडी, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।